जय हिंद दोस्तों। क्लास 11 फिजिकल ज्योग्राफी के चैप्टर 7 को डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन। तो लास्ट के लेक्चर में हमने अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स के विषय में बात की थी। इरोजनल लैंडफॉर्म्स जिसमें वैलीज़ और बाकी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके बाद हमने रिवर टेरेसेस पर बात की और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स पर हमने बात की किस तरीके से लैंडफॉर्म डिपॉजिट होते हैं। तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म का निर्माण देखने को मिलता है। इसमें सबसे पहले हमने एलुवियल फेन्स पर बात की, फिर डेल्टाज के विषय में, और इसके बाद नेचुरल लिवीज, पॉइंट बार, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। लास्ट के लेक्चर को आप ज़रूर रेफ़र करिए। और नाउ आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केव्स से। देखिए, जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स होती हैं, जो इरोजन के कारण लैंडफॉर्म्स बनती है, उनमें अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं और इसी तरीके के केव्स में भी देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें बहुत सिंपल है समझना। देखिए, बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जिनमें अल्टरनेटिंग बेड ऑफ रॉक्स देखने को मिलता है। अल्टरनेटिंग बेड ऑफ रॉक्स का क्या मतलब है? देखिए, ये रॉक्स की लेयर है और इसमें बीच में लाइमस्टोन, डोलोमाइट्स, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। चूँकि जो लाइमस्टोन है ये डेंस होती है, इस कारण से जो वाटर है इनमें परकोलेट कर जाता है और इस तरीके से जो केव्स की लैंडफॉर्म है वो देखने को मिलती है। तो जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट्स और पिलर्स। देखिए, नाम मुश्किल है, बाकी ये चीज़ें बहुत सिंपल है। स्टेलेक्टाइट का मतलब क्या होता है? ये आइसाइकल्स के रूप में हैंग होती है। आइसाइकल्स का मतलब होता है, ये देखिए, नुकीली बर्फ़। ये बहुत अच्छी इमेज है, इसमें काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो केव्स की ऊपरी सतह होती है उसमें जो नुकीली बर्फ़ देखने को मिलती है वो स्टेलेक्टाइट कहलाती है। और इसी तरीके से इसकी जो सरफेस है, यानी जो निचली सतह है, यहाँ पर भी जो स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं वो स्टेलेग्माइट्स कहलाते हैं। तो ध्यान रखिए, स्टेलेक्टाइट क्या होते हैं? जो ऊपरी सतह में देखने को मिलेंगे, और स्टेलेग्माइट्स जो है वो जो निचली सतह में जो स्ट्रक्चर्स बनती है, जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं, वो कहलाते हैं स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट। ना अब यहाँ से कवर कर लेते हैं। देखिए, स्टेलेक्टाइट क्या होते हैं? ये आइसाइकल्स के रूप में हैंग करते हैं, यानी बेसिकली आइस के रूप में। यहाँ पे भी इमेज दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये कैसे बनता है इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं कि स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट्स किस तरीके से बनते हैं। तो पहले स्टेलेग्माइट्स के बारे में समझ लीजिए। दे राइज अप फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द केव्स। तो ऑफकोर्स जो केव है उसकी सतह में स्टेलेग्माइट्स राइज अप करते हैं। और जो स्टेलेग्माइट होते हैं ये किस कारण से बनते हैं? ये वाटर के ड्रिपिंग के कारण बनते हैं। तो यहाँ से ये देखिए, मान लीजिए ये अगर सरफेस है तो यहाँ निचली सतह से ये फॉर्म करते हैं। तो ये जनरली लाइमस्टोन केव्स में देखने को मिलता है और ये अलग अलग तरीके के शेप्स भी लेते हैं। तो इनसे क्वेश्चन बहुत सिंपल से बनते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा आपको पीएचडी नहीं करनी है। देखिए, सिंपली आपको ये ध्यान रखना है, पूछा जाएगा आपसे कि ये किस तरीके के लैंडफॉर्म्स हैं, राइट? डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है या किस तरीके के लैंडफॉर्म है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पे मैं जितनी भी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से है। कोई भी चीज़ हमारी छूटेगी नहीं और जितना डिटेल में हम डिस्कशन करें उतने अच्छे से ये लेक्चर्स होलिस्टिकली कवर किए जा रहे हैं। ना बात करते हैं ग्लेशियर्स के कारण किस तरीके के लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। तो ग्लेशियर का मतलब आपको पता है कि जो बहुत ज़्यादा मात्रा में आइस जम जाती है वो ग्लेशियर कहलाती है। हिंदी में इसे हिमनद कहते हैं। तो जो ग्लेशियर है, ये इसकी जो ग्लेशियर की जो मूवमेंट है वो काफ़ी स्लो होती है। देखिए, वाटर तो काफ़ी तेज़ी से फ्लो करता है, बट जो ग्लेशियर है वो बहुत स्लो मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर और वाटर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऑफ कोर्स ग्लेशियर की साइज़ काफ़ी हैवी है, ग्लेशियर का वेट काफ़ी ज़्यादा है, इस कारण से ग्लेशियर काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन भी लगाते हैं। इस चीज़ पर भी हम लोग बात करेंगे, बिकॉज इस फ्रिक्शन के कारण ही लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो मूवमेंट है ग्लेशियर की, जो ग्लेशियर है वो बहुत स्लो मूव करते हैं, कुछ ही सेंटीमीटर मूव कर सकते हैं। और जो कहने का मतलब ये है कि एक दिन में बहुत कम, इवन फ्यू सेंटीमीटर्स ही मूव करते हैं। इंडिया में भी कई सारे ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं। ऑफ कोर्स जब हम लोग गंगा रिवर सिस्टम पर बात करेंगे तो काफ़ी डिटेल से इन ग्लेशियर्स को भी कवर करेंगे। तो ये पॉइंट समझना काफ़ी ज़रूरी है। जो ग्लेशियर है वो इरोजन करती हैं और ये इरोजन काफ़ी ट्रेमेंडस होता है। कहने का मतलब ये है कि बहुत हैवी मात्रा में ग्लेशियर्स माउंटेन को कट करती हैं और इनफैक्ट जो हमारा फर्स्ट लैंडफॉर्म बनेगा ग्लेशियर के कारण, वो इसी कारण से होता है कि जो ग्लेशियर इरोजन करती हैं वो काफ़ी ट्रेमेंडस होता है, काफ़ी विशाल होता है। क्यों होता है? बिकॉज काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन ये ग्लेशियर्स लगाती हैं, क्योंकि आइस की वेट, जो सीयर वेट है, सीयर वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इस कारण से। तो जो इरोजनल लैंडफॉर्म के तहत जो हमारा पहला इसमें लैंडफॉर्म है सर्क, इसके विषय में जब आप समझेंगे तो इसके पीछे भी वही लॉजिक है
तो इस इमेज को ध्यान से समझिए, सर्क समझना काफ़ी आसान है, काफ़ी क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये ग्लेशियर्स हैं, तो ग्लेशियर्स मूव कर रही हैं। ऑफ कोर्स ये स्लो मूव कर रही हैं, बट इनका जो शियर प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो चूंकि ये काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगा रही है, इसलिए इनमें फ्रिक्शन भी काफ़ी ज़्यादा है। इस कारण से ये काफ़ी बड़े ग्लेशियर के टुकड़े को माउंटेन्स के साथ नीचे बहा करके ले आती हैं। इससे क्या होता है, इससे इस तरीके का डिप्रेशन बन जाता है, और यही डिप्रेशन ग्लेशियर्स के ऊपरी सतह में ये जो डिप्रेशन बन रहा है, यही डिप्रेशन क्या कहलाता है, इसी डिप्रेशन को सर्क कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये जनरली जो क्वेश्चन बनेगा सर्क से, वो यही आपसे पूछा जाता है कि सर किस तरीके की लैंडफॉर्म है। तो बहुत आसान होगा इसे आंसर करना। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि ग्लेशियर जब मूव करती हैं तो अपने साथ माउंटेन्स का काफ़ी बड़ा टुकड़ा भी नीचे लेकर के चली आती हैं, और इस कारण से जो ये डिप्रेशन बनता है वो सर्क कहलाता है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ टाइम के बाद वाटर फिल हो जाएगा, और ये जो वाटर फिल होगा ये सर्क लेक कहलाएंगे। सर्क लेक इसे कहा जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, सर्क्स आर द मोस्ट कॉमन ऑफ लैंडफॉर्म्स इन ग्लेशिएटेड माउंटेन्स। तो जो ग्लेशिएटेड माउंटेन्स हैं, यानी जो ग्लेशियर की चादर माउंटेन्स के ऊपर, उनमें ये काफ़ी कॉमन लैंडफॉर्म देखने को मिलता है, और ये ग्लेशियल वैली के हेड में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हेड से ही जो ग्लेशियर्स हैं वो नीचे की ओर मूव करेंगी, और काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, इसलिए ये काफ़ी अपने साथ काफ़ी बड़े टुकड़े को भी नीचे बहा करके ले आएगी। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया कि जो एक्यूमुलेटेड आइस कट है इन सर्क्स में, जो ये जो सर्क बने हैं यानी जो डिप्रेशन बना है, इनमें जो एक्यूमुलेटेड आइस कट है ये माउंटेन टॉप्स के साथ नीचे मूव डाउन करता है, और ये डीप, लॉन्ग और वाइड ट्रफ और बेसिन बनाते हैं, और यही जो डीप, वाइड, जो गहरा डिप्रेशन बना है वो सर्क कहलाता है। नाउ देखिए आगे क्या बताया गया है, अ लेक ऑफ वाटर कैन बी सीन क्वाइट ऑफन विद इन द सर्क्स आफ्टर द ग्लेशियर डिसअपियर। तो ग्लेशियर जब डिसअपियर हो जाएगी, कब होगी? ऑफ कोर्स जब टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाएगा, जनरली गर्मी के सीजन में, तो क्या होगा, उनमें पानी भर जाएगा। किन में? इन डिप्रेशन में, यानी सर्क में। और जब सर्क में ये वाटर फिल हो जाएगा तो ये क्या कहलाएंगी? सर्क लेक या फिर टार्न लेक। देखिए ज्योग्राफी में टर्म्स का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है, तो इन टर्म्स को आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि ऑप्शन में बहुत बार कंफ्यूज कर दिया जाता है। तो ये जो टार्न लेक्स बनेगी, इंडिया में भी देखने को मिलती है। मैं आपको हिंट देता हूँ, हिमाचल प्रदेश में काफ़ी फेमस एक सर्क लेक देखने को मिलती है। आपको कमेंट करके बताना है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी टार्न लेक या सर्क लेक है। तो कैसे फॉर्म होती है, आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली सर्क के अंदर ही जो वाटर फिल हुआ है वो सर्क लेक या फिर टार्न लेक कहलाता है। तो इमेज आप ध्यान में रखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए सर्क के बारे में दिखाया गया है। नाउ हॉर्न एंड सीरेटेड रीजेस की बात करते हैं। ये भी काफ़ी आसान कॉन्सेप्ट है, ये एसोसिएटेड है सर्क के साथ। अगर आप सर्क का मतलब समझते हैं कि ग्लेशियर में जो डिप्रेशन बनता है वो सर्क कहलाता है, तो आप हॉर्न्स और सीरेटेड रीजेस को भी समझ जाएंगे। देखिए हॉर्न्स क्या होता है, ये हेडवार्ड इरोजन, जब सर्क वॉल्स में हेडवार्ड इरोजन होता है तो उस कारण फॉर्म होता है। अब ये हेडवार्ड इरोजन क्या है, इन पर हम बात करेंगे ही, बट पहले हम इस टेक्स्ट को कवर कर लेते हैं। देखिए जब 3 या 3 से ज़्यादा रेडिएटिंग ग्लेशियर कट हेडवार्ड अंटिल देयर सर्क्स मीट, हाई शार्प पॉइंटेड एंड स्टीप साइडेड पीक्स कॉल्ड हॉर्न फॉर्म्स। दोस्तों नाउ मैं हॉर्न के बारे में बताता हूँ। देखिए ये कॉन्सेप्ट तो वैसे एक लाइन का है, सिंपली इस टर्म का मतलब आप समझे तो जो ग्लेशियर की जो पीक होती है वो हॉर्न कहलाती है। लेकिन इसके पीछे थोड़ा ओरिजिन समझ लें, किस तरीके से फॉर्म होती है वो समझ लें तो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए सर्क के विषय में हमने बात की, और अगर 3 साइड से सर्क निकलता है, हाँ इस इमेज से ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। देखिए ये सर्क है, इस साइड से यहाँ एक और सर्क बन रहा है, इसी तरीके से यहाँ से भी सर्क बनेगा और पीछे साइड से भी। तो जब चारों तरफ से सर्क का फॉर्मेशन होगा तो जो टिप बच जाएगी, इसकी जो पीक बच जाएगी, उसी को हॉर्न कहते हैं। और इसके बाद में ये फॉर्मेशन कुछ इस तरह की दिखेगी। ये पॉइंटेड पीक है जो कि हॉर्न कहलाएगी। तो स्टार्टिंग में जो हमने इमेज ली थी यहाँ से भी आप देख सकते हैं। देखिए ये सर्क है, बट वही है कि 3 साइड से यहाँ पे सर्क का फॉर्मेशन होना चाहिए, तभी जो पॉइंटेड टिप बचेगी, जो पीक बचेगी, वो हॉर्न कहलाएगी। जैसे यहाँ पे ये फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, ये हॉर्न। तो यहाँ पे भी वही बात बताई गई है कि 3 या 3 से ज़्यादा रेडिएटिंग ग्लेशियर कट हेडवर्ड अंटिल देयर सर्क मीट्स। ओके, तो इस तरीके से जब सर्क मीट करती हैं तो हाई शार्प पॉइंटेड स्टीप साइडेड पीक देखने को मिलती है, और इस तरीके से हॉर्न का फॉर्मेशन होता है।
ना एक और टर्म है एरीट, इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए ये जो डिवाइड बना है, द डिवाइड बिटवीन सर्क साइड वॉल्स और हेड वॉल्स गेट नैरो बिकॉज ऑफ द प्रोग्रेसिव इरोजन एंड टर्न इनटू सिरेटेड और सॉ टूथेड रिजेज, समटाइम्स रेफर्ड टू एज अरीट विथ वेरी शार्प क्रेस्ट एंड अ जिग जैग आउटलाइन। ये बड़ा टफ सा लिखा गया, टफ सी डेफिनेशन लिखी गई है, बट बहुत सिंपल है ये। इस इमेज पे आते हैं, देखिए ये हॉर्न है, और हॉर्न यानी जो हमने सर्क की बात की, देखिए ये सर्क फॉर्मेशन है, यहाँ पे भी सर्क फॉर्मेशन है, इस साइड पे भी सर्क बन रही है। तो एक सर्क को दूसरे सर्क से जो पॉइंट जो रीज अलग कर रही है वो कहलाती है एरीट। बहुत सिंपल है ये। और इसके लिए एक और टर्म यूज किया गया है एनसीईआरटी बुक में, वो टर्म है सॉ टूथेड रीजेज। ये नाम कैसे पड़ा? तो जो सॉ होती है कुछ इसी तरीके का टूथ देखने को मिलता है, इस कारण से ये सॉ टूथेड रीज कहलाती हैं। तो ये देखिए सॉ टूथेड रीज कह लें, या फिर इसके लिए हम लोग और एक टर्म यूज़ करते हैं एरीट। दोनों का मतलब सेम है। तो ये हॉर्न की हमने बात की, इसके बाद एरीट की हमने बात की। तो ये टर्म्स है, अगर आप इमेजेस ध्यान में रखेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। एनसीईआरटी के बॉक्सेस को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बिकॉज काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो आल्प्स की हाईएस्ट पीक है मैटरहॉर्न में, और जो हिमालयन की हाईएस्ट पीक है जो कि एवरेस्ट है, ये इनफैक्ट क्या है, हॉर्न्स ही हैं, जो कि हेडवार्ड इरोजन के कारण बनी है, बिकॉज यहाँ पे सर्क का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो ऑफकोर्स सर्क के फॉर्मेशन होने के कारण जो पॉइंट बच गई, जो पीक बच गई, वो हॉर्न कहलाती हैं। तो जो हाईएस्ट पीक है आल्प्स की, और हिमालयन की जो हाईएस्ट पीक है जो कि एवरेस्ट है, ये क्या है, ये पीक कह लें आप, या फिर इसके लिए और एक कौन सा टर्म यूज़ करते हैं हम, हॉर्न्स, राइट। तो हॉर्न्स और सिरेटेड रीजेस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक बार मैं सारी चीज़ें क्विकली रिकैप कर देता हूं, बिकॉज ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है। देखिए सबसे पहले हमने ग्लेशियर्स के बारे में बात की कि किस तरीके से ग्लेशियर में सर्क का फॉर्मेशन होता है। वो कैसे होता है, क्योंकि जो ग्लेशियर है वो नीचे की ओर मूव करती हैं, और इस मूव करने के साथ बिकॉज इनमें फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए ये अपने साथ काफ़ी बड़े टुकड़े को, जो माउंटेन का टुकड़ा है उसे भी अपने साथ नीचे लेकर के आती हैं, और ये जो डिप्रेशन बचता है वो डिप्रेशन कहलाता है सर्क। कई बार इन डिप्रेशन में वाटर भी देखने को मिलता है, जो कि सर्क लेक का रूप ले लेता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी सर्क लेक का एग्जाम्पल है। और इसके बाद हमने हॉर्न की बात की कि जब तीन साइड्स से सर्क का फॉर्मेशन होता है तो जो पॉइंटेड टिप बच जाती है, जो पीक हो जाती है, वो पीक कहलाती है हॉर्न, राइट, हॉर्न। और इसके बाद हमने एरीट की बात की कि जब दो साइड से सर्क होता है तो बीच में जो रीज होती है, जो सॉ टूथेड रीज देखने को मिलती है, वो एरीट कहलाती है, या सॉ टूथेड रीज कह लें, दोनों का मतलब सेम है। तो ये सारे टर्म्स हमने दोबारा कवर किए। नाउ अगर आपने लेक्चर को ध्यान से समझा है तो इस क्वेश्चन का आंसर करिए। पूछा जा रहा है कि स्टेलेग्माइट और जो पिलर हैं ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, किनके द्वारा बनाए जाते हैं, रनिंग वाटर के द्वारा, विंड के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा, या अंडरग्राउंड वाटर में। आपको इस सवाल का आंसर कॉमेंट बॉक्स में देना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप कमेंट बॉक्स करके बता सकते हैं। अपने राय अथवा विचार भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स को, और भी हमारे कई सारे लैंडफॉर्म्स हैं, और इस बुक के कवर हो जाने के बाद कुछ और इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स हैं जो जीसी लियोंग से हम कवर करेंगे। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करेंगे डिटेल्ड वे में। तो धन्यवाद।